गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फोर्स 1.0 की जो रिपोर्ट है उसके विषय में। सर, ये फोर्स का क्या मतलब है? अभी आपको पता लग जाएगा क्या है ये फोर्स और इसका क्या काम है और इसमें टैक्स पेयर्स को किस तरीके से छूट मिलने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी फोर्स 1.0 के अंदर जो सजेशंस दिए गए हैं गवर्नमेंट को क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा है फोर्स 1.0 जो कि फिस्कल ऑप्शंस एंड रिस्पांस टू कोविड 19 एपिडेमिक के नाम से तैयार किया गया एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के द्वारा रिपोर्ट है, जिसके अंदर काफी सारे मेजर्स सजेस्ट किए गए हैं गवर्नमेंट को कि इस तरीके से अगर ये मेजर्स लिए जाएंगे तो टैक्स पेयर्स को काफी बड़ी रिलैक्सेशन मिल सकती है और इकोनॉमी को एक बड़ा स्टिमुलस जो है वो मिल सकता है, जो कि अभी बिल्कुल स्टैग्नेंट कंडीशन पे चला गया है। तो इसके अंदर काफी सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन जो रेलिवेंट पार्ट है टैक्स पेयर्स के लिए, आप लोगों के लिए, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको काफी सारी चीजें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पे पार्ट 4 बात करता है टैक्स पेयर वेलफेयर मेजर्स, टैक्स पेयर वेलफेयर मेजर्स ड्यूरिंग द प्रेजेंट क्राइसिस। टैक्स पेयर के वेलफेयर के लिए क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, यहां बताया गया है द वेलफेयर ऑफ द टैक्स पेयर्स आफ्टर द एपिडेमिक assumes significant importance as the government looks to make up for the shortfall in revenue and in desperation may turn to excessive taxation which may have the effect of shutting down firms, bankruptcies which may well kill the bird which lay golden eggs। कहने का मतलब है कि इन सारी चीजों के बाद रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए वहां पे हार्श प्रोविजन लिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से टैक्सेशन हार्श प्रोविजन की वजह से फर्म्स जो है वो बंद हो जाएंगे। सो टू एंश्योर दैट लॉन्ग टर्म रेवेन्यू डज नॉट सफर ड्यू टू शॉर्ट टर्म कंसिडरेशंस, टैक्स पेयर वेलफेयर इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए यहां पर ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म रेवेन्यू का नुकसान न हो, जिसके वजह से आपको ये स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए। यहां बताया गया द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अनाउंस सम ऑफ द रिलीफ मेजर्स सच एज एक्सटेंशन इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न डेट्स, जैसा कि जीएसटी वगैरह के लिए हुआ है। इंक्रीज इन टाइम पीरियड फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट्स करने का जो टाइम पीरियड था उसको इंक्रीज ऑलरेडी कर दिया गया है। 15G 15H को बढ़ाने का जो टाइम है वो ऑलरेडी इशू किया गया है। However, a crisis like this calls for bigger tax measures, लेकिन ये जिस तरीके का क्राइसिस है इसमें इससे भी बड़े टैक्स मेजर्स लेने की जरूरत है, which can form part of larger economic stimulus which the government provides to bring economy back on track. The following measures are proposed for the short term basis, that is 3 से 6 महीने के लिए ये स्टेप्स जो है वो लेने चाहिए टू इनेबल द टैक्स पेयर टू विथस्टैंड द अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी। कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला है मेजर्स टू बूस्ट कंजम्पशन एंड इंप्रूव डिस्पोजेबल इनकम। यहां पे इनकम को बढ़ाने के लिए और कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें जो हैं वो करी जानी चाहिए। सबसे पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस made by the retail investors due to recent stock market slump should be allowed to be set off from salary income। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है स्टॉक मार्केट के अंदर जो अभी भूचाल आया हुआ है, जिसकी वजह से अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है किसी रिटेल इन्वेस्टर को, छोटे इन्वेस्टर को, तो उस लॉस को जो सैलरी इनकम होती है उसके साथ सेट ऑफ करने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर ऐसा किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफी राहत जो है वो मिल सकती है, इनकम को बढ़ाया जा सकता है टैक्स पेयर्स के हैंड में, जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी। अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू कोरोना should be allowed as deduction under section 80 DDB. This requires notifying corona under section 80 DDB। 80 DDB के अंदर जो डिडक्शन मिलता है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर जो एक्सपेंसेस हैं ड्यू टू दिस डिजीज उसको इंक्लूड करना चाहिए। द बोनस और एनी अदर अलाउंसेस गिवन टू द एम्प्लॉइज विद एनुअल इनकम 10 lakhs should not be considered as taxable income at the hands of the employee। मतलब अगर एम्प्लॉई को 10 लाख रुपए तक का इनकम है और उसको कोई बोनस या अलाउंसेस दिया जाता है तो उसको टैक्सेबल नहीं करना है।
मतलब अलाउंसेस को टैक्स फ्री करने की बात की जा रही है अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए तक है। The taxpayer can file return within the due date and there will be no option of paying the self-assessment tax after 6 months of filing the return। यहां पे समझिए क्या बताया गया, आप अपनी रिटर्न जो है वो ड्यू डेट पे लगा दें एंड देयर विल बी ऑप्शन ऑफ पेइंग द सेल्फ असेसमेंट टैक्स। रिटर्न आप फाइल कर दीजिए, रिटर्न फाइल करने के 6 महीने के अंदर आपको टैक्स पेमेंट का ऑप्शन दिया जाना चाहिए, जो कि प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं है। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट 6 महीने के लिए बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट पे करवाया जाए। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हु लॉस्ट द जॉब were allowed to defer the tax payment for 6 months or till the new job is found, whichever is earlier। किसी टैक्स पेयर का जॉब लॉस हुआ है तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए टैक्स का पेमेंट डेफर किया जाना चाहिए 6 महीने तक, या उसको नौकरी नहीं लग जाती है उस पीरियड तक, दोनों में से जो इवेंट पहले हो जाए उस डेट तक उसका टैक्स पेमेंट जो है वो डेफर होना चाहिए। विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस and other small saving instruments should be made 100% tax free। This should also apply to the interest chargeable on KBP। अगर आपने एनपीएस के अंदर पैसा लगा रखा है या कोई स्मॉल सेविंग स्कीम चलाते हैं आप, तो उसके अंदर जो पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं आप कीजिए, आपको कोई भी टैक्स का अमाउंट जो है उसके ऊपर नहीं देना होगा, ऐसा यहां पर सजेशन दिया गया है। इंक्रीज डिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ओवर परचेज ऑफ हाउस, ऑटोमोबाइल एटसेट्रा। जो अपने हाउसिंग लोन होते हैं या ऑटोमोबाइल के लोन्स होते हैं, उसका जो इंटरेस्ट का पेमेंट होता है और उस इंटरेस्ट पेमेंट का जो डिडक्शन मिलता है उसकी लिमिट को इंक्रीज करने की बात की गई। इंक्रीज द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C कैन बी प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ओवर द लोन टेकन फ्रॉम फ्रेश परचेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑटोमोबाइल्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स विच हैव बीन मेड इन इंडिया कंप्लीटली। अगर आप कोई परचेज करते हैं प्रॉपर्टी या ऑटोमोबाइल्स या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होती हैं, और ऐसे प्रोडक्ट को लेने के लिए आपने लोन लिया है, तो उसका जो इंटरेस्ट है उसका आपको एटीसी के अंदर बेनिफिट दिया जाना चाहिए और उस बेनिफिट को भी इंक्रीज किया जाना चाहिए। तो ये पहले कुछ स्टेप्स हैं जो कि कंजम्पशन और इनकम को बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। इसके बाद सपोर्ट फॉर एमएसएमईज, छोटे व्यापारियों को किस तरीके से सपोर्ट किया जाएगा उसके लिए भी यहाँ पे सजेशंस दिए गए हैं। रिस्टोर द कैश ट्रांजैक्शंस लिमिट अंडर सेक्शन 40A3 एंड 40A3A टू ₹20,000। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि कैश पेमेंट की लिमिट पहले 20,000 थी, उसको 10,000 किया गया था, अब दोबारा से उस लिमिट को बढ़ा करके 20,000 करने की बात हो रही है। दिस क्राइसिस हैज हिट द इकोनॉमी रियली हार्ड एंड वर्स्ट हिट इज द इनफॉर्मल सेक्टर। What people would be looking for in this sector is hard cash। यहाँ पे hard cash की requirement होगी इकोनॉमी को रीरन करने के लिए। But a low limit of 10,000 may inhibit firms from dealing with the workers। A higher limit would certainly go a long way। यहाँ पे इसीलिए कैश की लिमिट जो है वो बढ़ाने की बात की गई। Provision for carryback of net operating losses arising in the current and previous financial year up to 5 years may be introduced। This provision will especially benefit for the startups। It will improve cash flow by way of immediate refund of taxes paid earlier। जो आपका नेट ऑपरेटिंग लॉस है उसको कैरी बैक करने का प्रोविजन जो है अगले 5 साल तक के लिए दिया जाना चाहिए। Due to the current crisis, there is likely to be a significant delay in tax audits under section 44AB। Thus, assessee having income unto ₹10 crores may be exempted from tax audit फॉर द करंट फिजिकल ईयर ओनली। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या सजेशन दिया गया कि अगर आपकी इनकम 10 करोड़ रुपए तक है तो आपका टैक्स ऑडिट जो है वो एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टैक्स ऑडिट जो है काफी ज्यादा कम होने वाली है इस क्राइसिस की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा राहत जो है वो हो सकता है अगर डिसाइड होता है। Presumptive taxation under section 44AD should be allowed at 6% for all transactions and not just digital transactions। 44AD के अंदर जो हम लोगों को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन दिया जाता है 8% का और 6% का। 8% अदर देन डिजिटल ट्रांजैक्शंस,
6% जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए दिया जाता है। तो यहां बताया गया है कि सारे लोगों के लिए जो भी प्रिजम्पटिव में जाना चाहते हैं ओवरऑल 6% वाली स्कीम जो है लागू होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस। 8% वाला कॉन्सेप्ट अभी खत्म करने की बात की गई। TDS deducted under section 192 for the employees can be deposited by the end of financial year rather than monthly deposit. This will give relief for the deductors and ease the cash flow pressure for the business and able to maintain the payroll without any job cuts. जी हाँ फ्रेंड्स, टीडीएस जो 192 के अंदर जो सैलरी के लिए कटता है वो हर महीने जमा ना करके साल में एक बार जमा करने की जो लाइबिलिटी है वो करनी चाहिए, ताकि जॉब कट्स कम से कम हो और कंपनीज के पास, डिडक्टर के पास इनफ कैश फ्लो अवेलेबल रहे। MSME whose total tax liability is less than 5 or 10 lakhs can be given a tax moratorium deferment only for 1 year. It will result in a positive cash flow of 30% for those. यहां पे ये बताया गया है कि जिनकी टैक्स लाइबिलिटी 5 या 10 लाख तक की है उनको 1 साल का टैक्स मोरेटोरियम देना चाहिए, यानी कि उनका टैक्स डेफर होना चाहिए 1 साल के लिए। उसके बाद टैक्स से रिलेटेड और भी काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, समझनी है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपके पास इंफॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाए, आप उस चीज को देख करके अपडेट हो सके। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि अब जो टैक्स पेयर्स के लिए स्टेप्स लिए जाने हैं, रिलीफ मेजर्स, उसके अंदर क्या क्या सजेशंस दिए गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।